अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमती टीम में एक और तब्दीली मतवक्के है। खबरें हैं कि फवाद चौधरी को वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमान मुकर्रर करने का फैसला हो गया है। इस डेवलपमेंट के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हैं, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि G7 समिट के मौके पर भी कश्मीर का मसला अब गूंज रहा है और दुनिया मोदी से कश्मीर में जालिम मजालिम के बारे में पूछ रही है। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि कश्मीरियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी अवाम को भारतीय फिल्मों ड्रामों का मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए। लेकिन हम पहले बात करने जा रहे हैं कि नदीम अफजल चंद वज़ीर आज़म के तर्जुमान की जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं करना चाह रहे थे, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार अपने बयानात में ये कह चुके हैं कि मेरी टीम में जो बंदा परफॉर्म नहीं करेगा इसे फारिग कर दिया जाएगा। इस खुद एहतसाबी के नारे पर अमल करते हुए वज़ीर आज़म ने अप्रैल के महीने में वफाकी काबीना में हम जानते हैं कई तब्दीलियां भी की थी। जबकि अब की बार जो तब्दीली मतवक्के है वो है वज़ीर आज़म के तर्जुमान की। खबरें हैं कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है और हुकूमती ऐवानों में वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को वज़ीर आज़म का तर्जुमान मुकर्रर करने का फैसला हो चुका है और आने वाले चंद दिनों में इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नदीम अफजल चंद को आखिर सीट क्यों छोड़नी पड़ी। इस हवाले से जो ज़राए दावा कर रहे हैं वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से नदीम अफजल चंद पर यह सख्त दबाव था कि वो अपोजिशन ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपनाएं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करें। जबकि नदीम अफजल चंद मुसलसल इस बात पर एतराज़ कर रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते, अवॉइड कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म के तर्जुमान को लगाने का असल मकसद सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है या हुकूमत का बयानिया अवाम तक पहुँचाना है? क्या वज़ीर आज़म जिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं क्या अपोजिशन पर तनकीद ही इसका बुनियादी मकसद है? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फवाद, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बता दें, मुबारकबाद दे दूं या नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर लें? नया ओहदा मिलने जा रहा है आपको। अच्छा, नहीं, वैसे थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो मैंने देखा है, बात हुई और आपने भी अपने इब्तदाइये में बड़ी तफसील से ये बात की। पहली बात तो ये है कि नदीम अफजल कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं पे हैं जहाँ पे वो थे। और ना सिर्फ नदीम अफजल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये टीम का एक बड़ा अहम हिस्सा है। मेरे वो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, भाइयों की तरह दोस्त हैं और कहीं पर भी उनका जो इशू है वो ना क़यादत से है ना पार्टी से है और वो बड़े ही मौसर तरीके से तो पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। ठीक है, वो नुमाइंदगी भी करेंगे, लेकिन इख्तलाफात हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो उनको करने के लिए कहा जाए वो उसमें कंफर्टेबल भी फील करें। इख्तलाफ है भी नहीं है। और देखिए, जहाँ तक तनकीद का ताल्लुक़ है, चाहे वो नदीम अफजल साहब हों, चाहे मैं हूँ या कोई और होगा, जहाँ पर तनकीद बनती होगी तनकीद करेंगे, जहाँ पर नहीं बनती होगी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब की कौन सा पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ या जरदारी साहब के साथ ज़ाती लड़ाई है, या प्राइम मिनिस्टर की कौन सी नवाज शरीफ साहब के साथ कोई जो है वो पुरखों का वैर है? जो प्राइम मिनिस्टर का व्यू है वो व्यू बड़ा वाज़ेह और उस पर कौन प्राइम मिनिस्टर से इख्तलाफ कर सकता है? व्यू ये है कि जिन्होंने पैसे लूटे हैं वो पैसे पाकिस्तान के कौम के वापस करें। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है फवाद। हमने पंजाब में देखा ना कि मसला रहा है, पहले वजीर आपको भी बदला, फिर पंजाब में चौहान साहब को बदला, फिर शमशान बुखारी साहब आए, अब मियां असलम इकबाल साहब आ गए हैं। कहीं ना कहीं तो मसला रहता है, कोई ये एक तासुर मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपने स्पोक्स पर्सन हैं, जो वज़ीर इत्तलात है, उनको लगाना चाहते हैं जो अपोजिशन को एटलीस्ट टफ टाइम दे सकें। नहीं, ये देखिए, ये मसला नहीं है। मीडिया में एक्चुअली तब्दीलियाँ, जो मीडिया बड़ा होता जाता है उसका एक्सपोजर बढ़ता जाता है, वो ज़्यादा लोग मीडिया में होते हैं तो वो तब्दीलियाँ होती रहती हैं। अगर आप इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी चले जाएं तो पहले फिरदौस आशिक अवान, पहले कमर ज़मान कायरा बने, फिर फिरदौस आशिक अवान बनी, फिर कमर ज़मान कायरा बने
और इसी तरीके से जो PMLN है उसमें परवेज़ रशीद साहब को बनाया गया, फिर उनका इस्तीफ़ा हुआ, फिर मरियम औरंगज़ेब बनी, फिर अताउल्लाह कासमी दरमियान में जो है वो टपक पड़े। तो इसी तरह से जो बहुत ये चूँकि ओवर एक्सपोज्ड एक एरिया है तो इसमें लोगों की तब्दीलियां आना जाना लगा रहता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आज की जो टीम है ये कल नहीं होगी। बता दें आपको ये ओहदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये मिल रहा है वज़ीर आज़म की तर्जुमान का ओहदा या नोटिफिकेशन का वेट है, कोई बात चल रही है, ये तो बता दें। नहीं मिल रहा तभी बता दें, मिल रहा है तभी बता दें। नहीं देख लेते हैं अगले अपना जो है देखिए फेडरल मिनिस्टर जो है वो वैसे ही स्पोक्स पर्सन ही होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो अगर इंस्टीट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर साहब जिम्मेदारी देंगे तो डेफिनेटली क्यों नहीं, इट्स एन ऑलवेज एन ऑनर टू वर्क फॉर प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये जो एक इशू चल रहा है फवाद के इलेक्शन कमीशन में मर्जी के 2 अरकान लगवाने की जो कोशिश की हुकूमत ने वो नाकाम हो गई, क्यों रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के साथ इख्तलाफात है, इख्तलाफात भी क्या, ज़ाहिर है उनका एहतसाब हो रहा है, उन पर कैसे चल रहे हैं वो एक अलग जगह, लेकिन कुछ आईनी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी चाहिए और निभानी पड़ेंगी वज़ीर आज़म साहब को। अगर एक आइन में ये चीज़ वाज़ेह है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी करनी है, आपको अपोजिशन लीडर के साथ मिलना है, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर मिलकर तय करते हैं, नई बात बनती है तो फिर पार्लिमानी कमेटी के पास ये मामला जाता है, वहाँ भी नहीं बनती है तो फिर ऑपोजिशन तो कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, तो फिर ये सदर ने कैसे नामजदगी कर दी? उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर नामजदगी की है और उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक जो है जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने अदा की हैं। और लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने जो एडवाइस दी है उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने उसको फॉलो किया है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर होना चाहिए जिनके ऊपर तमाम लोगों का इत्तफाक़ राय हो। और इलेक्शन कमीशन में जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अब ये भी रिटायर होने जा रहे हैं, सो ऐसा हमें इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली बनाने के लिए वी ऑल मस्ट स्ट्राइव कि जिसके ऊपर कोई जो है वो आप समझिए कि किसी का कोई उलझाव ना हो। तमाम तो उलझाव तो है ना, उलझाव तो पैदा हो गया, ऑपोजिशन तो मान नहीं रही है, वो कह रहे हैं आप लोगों ने अपनी मर्जी की है, भले सदर पाकिस्तान फेडरेशन के नुमाइंदे हैं लेकिन तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा तो रह चुके हैं ना, वो स्पीकर ने अगर रूलिंग दी है तो स्पीकर किसके हैं? देखिए नहीं स्पीकर ने भी रूलिंग दी है, फिर लॉ मिनिस्ट्री ने एक्चुअली जो एडवाइस किया है उसके मुताबिक ये अपॉइंटमेंट हुई है और उसका अगर आप समझते हैं कि कानूनी हुक्म है तो जाहिर है अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो एक हतमी हुक्म होगा, उसमें तो आपको नहीं लगता कि मामलात में अपोजिशन से बातचीत कर लीजिए, मुशावरत कर ली जाए? आगे बहुत से मामलात हैं, अभी तो 1 साल हुआ है, 4 साल और हैं, बड़े मामलात ऐसे हैं जिस पर आप लोगों को अपोजिशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो बेहतर नहीं है कि मिल बैठ कर मुशावरत से ऐसे मामलात को हल किया जाए? और जब 18वीं तरमीम में है कि न्यूट्रलिटी के लिए ये हुआ कि न्यूट्रल अरकान होने चाहिए जिसमें लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर मिलकर इस चीज़ का फैसला करें। देखिए बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत और अपोजिशन को आपस में मिल बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर नैब लॉ में तरमीम का मामला है, उसमें हुकूमत अगर प्रपोज करती है अपोजिशन को मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए, उस पर हमें इकट्ठा होना चाहिए। इस सबसे बड़ा और अहम मामला कश्मीर है जिसके ऊपर इस वक्त पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है और उसके ऊपर हमें एक बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह हमें जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। कोई हम लोगों को अपने इख्तलाफात को इस बीच में नहीं लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, एक साफ़ सुथरा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जिसमें कि किसी भी जो समझिए कि बाइस्ड या बात जो है वो नहीं होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट लगना चाहिए कि इंडिपेंडेंट है। और इलेक्शन कमीशन में मैं समझता हूँ हमें उसकी तरमीम की भी ज़रूरत है, उस पर भी बैठ के हमें करना चाहिए क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्ट हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के लिए जो इस वक्त लॉयर्स और जजेस के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है, मेरी नज़र में तो वो दुरुस्त नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को, प्रोमिनेंट सिटीजन्स को मौका देना चाहिए कि वो आएँ और इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बने। लेकिन बहरहाल ये वो बातें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन को, आपको याद है ना 2013 में इसी तरीके इंसाफ ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो धांधली की जिम्मेदार है। तो अगर इसी तरीके से ये तयनातियां होती रहेंगी तो आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, आपको नहीं लगता ये सवालिया निशानात फिर ऐसे उठते रहेंगे? कल को आपने उठाया था, आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी और नून लीग उठाएगी। इलेक्शन कमीशन 100% इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई इसमें शुबा नहीं।
मौलाना साहब इस्लामाबाद मार्च की बात कर रहे हैं, फवाद कितनी संजीदगी से ले रहे हैं आप ऑपोजिशन के इस कॉल को? देखिए फिलहाल अपोजिशन के पास कोई नैरेटिव नहीं है। क्या जो इस्लामाबाद में वो आना चाहते हैं, किस बात पे आना चाहते हैं? देखिए इस वक्त जो नवाज शरीफ, एक ही जो पोजीशन का इस वक्त जो बड़ा मसला है वो ये है कि उनका जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है, वो सिर्फ एक बात पे आके खड़ा हो गया, और वो है कि आप नवाज शरीफ को और जरदारी को आप एहतसाब जो है इनका ना करें। अब सवाल ये है कि वो जेलों में हैं, वो उनके उन केसेस में जेलों में हैं जो हमसे पहली हुकूमत के बने हुए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं कराई, उन्हीं अफसरों ने की है जो हमसे पहली हुकूमत में थे। अब कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इनके खिलाफ, और ये एविडेंस जो है वो रिफ्यूट नहीं कर पा रहे। तो आप बजाय इसके कि अपनी जंग अदालतों में लड़े, आज भी देखिए नवाज शरीफ का केस क्या है। नवाज शरीफ का केस ये है कि पैनामा पेपर्स में इंकशाफ हुआ कि आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपने एडमिट कर ली, आपने कहा जी बिल्कुल हमारी हैं। अब आपने ये बताना था कि इन अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के आपके पास सोर्सेज कहां से आए, आप आज बता दें, आप घर चले जाएं। तो इसी तरह से जो जरदारी साहब का केस है उसमें यह है कि आप देखिए 2015 से वो केस शुरू हुआ, 5000 अकाउंट्स जो हैं उनको खंगाला गया, पता चला कि 33 मेन अकाउंट्स हैं जो उन 5000 अकाउंट्स को फीड कर रहे हैं। वो जो 33 अकाउंट्स हैं वो बिलावल हाउस से उनका रिश्ता जुड़ता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। पहले तो या तो हो ना, किसी को आपने पकड़ लिया, मार लिया, अपनी मर्जी का बयान ले लिया, तो आप कहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी पे बड़ा हुकूमत जुल्म ज्यादती कर रही है। ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अब आप कह रहे हैं अदालतों में तो हम साबित नहीं कर पा रहे, लिहाजा हम लोग जो हैं वो लेके आ जाएंगे सड़कों के ऊपर। इसके ऊपर कौन मौलाना फजलुर रहमान की बात सुनेगा, या पीपल्स पार्टी की बात सुनेगा, या नून लीग की बात सुनेगा? सो अभी इनके पास अपने पत्ते नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जिन्हें ठग्स ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया आपने, वो सब लोग जेल में है, वो तो यही सवाल करते हैं कि साबित कुछ नहीं हुआ, और अवाम ये सवाल करती है कि उनके जेल जाने से आप लोगों ने हमें क्या दिया? आप तो हमेशा ये नारे लगाते थे कि ये पैसा हम वापस लेके आएंगे और इसको कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। इन ठग्स ऑफ पाकिस्तान से निकलवाया क्या है आप लोगों ने अभी तक? देखिए पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पापा बचाओ मूवी है ये एक फ्लॉप मूवी है। इसका स्क्रिप्ट बड़ा कमज़ोर है, इसकी एक्टिंग जो है वो बड़ी फारग है, और किरदार भी जो है वो पिटे हुए हैं, लिहाजा इसके चलने का कोई चांस नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप आइए कि रिकवरी के ऊपर। अब नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को हम तो रोज़ कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आप जेल में नहीं रहे हैं तो आप प्ली बारगेन करिए, अपने पैसे दीजिए, और पैसे दे के आप जो है वो लॉ में सहूलत है, आप जा सकते हैं। जो इस वक्त जो को एक्यूज्ड हैं उन्होंने पैसे दे दिए हैं। जरदारी और नवाज शरीफ इसलिए शायद पैसे नहीं दे रहे, नवाज शरीफ के तो मुझे लगता है बच्चे ही नहीं मान रहे। हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन में हैं, पैसे उनके पास हैं। अब वो नवाज शरीफ जो है वो जहाँ पे जेल में है, तो अब हसन और हुसैन जो है या तो वो उनको किसी तरीके से को खींच खांच के यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि पैसे तो उनके पास हैं, और या फिर अपना जो अपना मरियम जो है वो उनको कहेंगे वो वापस आए। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन निकल आएंगे इंशाल्लाह। अब कुछ ना कुछ तो इनसे निकलेगा, बाकियों से निकल तो रहे हैं। अच्छा फवाद, ऐसे में जब आप लोगों की हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के सहारे पे चल रही है, तो वुज़रा को थोड़ा कंट्रोल नहीं करना चाहिए अपने इत्तेहादियों पर बयानबाजी करते हुए, इल्ज़ामात लगाते हुए? अब जो एक जंग छिड़ी हुई है कराची में मेयर वसीम अख्तर और फैसल वार्डा के दरमियान, तो धमकी भी उन्होंने दे दी है कि अगर आप वज़ीर आज़म को कि अगर आपने अपने इन वज़ीरों को लगाम नहीं डाली तो वो तो इत्तेहाद जो है तोड़ देंगे, वो अलग होने का सोच भी सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? देखिए जो मकामी सियासत है ना वो मकामी हालात के ज़ेरे असर होती है। एक लोकल पॉलिटिक्स, अगर MKM और हम इत्तेहादी हैं, एक पार्टी तो नहीं है। MKM की अपनी एक सोच है, उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स है। 27 साल लेकिन उनके माजी को याद रखें ना, उनका आना जाना पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद में होते थे, निकल जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, तो नुकसान तो होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो 27 साल से लगे हुए हैं। अब हमने आके कराची में डंट डाला है, और कराची की पॉलिटिक्स में अब सबसे बड़ी जो पार्टी है वो PTI है। अब इसको हजम करना आसान तो नहीं है।
तो इसलिए ये छोटा मोटा एक कह लीजिए कि मामला तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी अली जैदी ने जो इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से अली जैदी ने क्लीन कराची का एक स्लोगन बनाया, और पूरा अब ये जो कराची की एक समझिए कि सियासत है वो अब PTI के इर्द गिर्द घूम रही है। और अगला जो अपना मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन होगा, मुझे लगता है कि उसमें पीपल्स पार्टी और PMQM ये दोनों पिट जाएंगे और PTI कराची को स्वीप करेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जो लेजिस्लेचर जो है कराची के, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है किया है। गवर्नर इमरान इस्माइल बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, तो ये इन्होंने मिला के जो इन्होंने गेम डाली है, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल गेम डाली है। अच्छा फवाद, 18 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करना था, अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के हवाले से बताना था क्या अचीव किया, क्या मज़ीद टारगेट्स हैं। वो खिताब क्यों नहीं हो सका, क्या वजह थी? कौम तो इंतज़ार कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके बताएंगे कि जो वादे किए थे किस हद तक पूरे हुए, क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं, क्या आगे पॉलिसीज़ हैं, क्या मराहिल आप लोगों ने तय करने हैं। तो बता सकते हैं कि क्यों पोस्टपोन हुआ वज़ीर आज़म का वो खिताब? वो ज़ाहिर कश्मीर का इशू इतना बड़ा इशू हो गया था कि हम उससे डिविएट नहीं कर सकते थे, और जो हमारी एक इंटरनल या अपना हमारा एक अंदरूनी जो निज़ाम हुकूमत है वो सेकेंडरी बात हो गई थी। और नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर के अंदर जो कुछ किया, उसके नतीजे में पूरी आलमी दुनिया की तवज्जो जो थी वो कश्मीर के ऊपर मुर्तकज़ है। अब आप आज देखिए, आज 20वां दिन है, वहाँ पर कर्फ्यू है, वहाँ पर बहुत ही हालात ख़राब हैं, और उस कश्मीर जैसे हम मामले के ऊपर डिविएशन नहीं आ सकती थी। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि अभी जो हमारा 1 साल की कारकर्दगी का मामला है या गवर्नेंस के मामलात हैं, उनको हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल हम कश्मीर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और फिर आपने देखा कि जिस तरीके से हमने अपनी जो डिप्लोमेसी की है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई 65 साल के बाद, जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। उसके बाद उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से जो बात हुई, उनकी बाकी दुनिया के लीडरों से बात हो रही है, और अब भी हम अगली जो बड़ा डिप्लोमेटिक एक आना है, आपको पता है इवेंट है 26 तारीख को, 26 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट है, और उसके ऊपर अब जो है वो पूरी की पूरी आप समझिए कि एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का मामला है वो वहाँ पे अब खड़ा है। सही, ज़रा आखिरी एक दो सवाल आपकी वजारत से मुतालिक। फवाद, इस वजारत में आके आपने ज़रा डिफरेंट काम किए हैं, वो काम किए हैं जो इससे पहले किसी ने किए नहीं है, शायद इस वजारत को किसी ने संजीदगी से लिया ही नहीं था। आपने रमज़ान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा सबका पहले बता दिया कैलेंडर्स के मुताबिक। जो अब आपने नया काम जो एक टारगेट रखा है 2022 में पहला पाकिस्तानी खला में भेजा जाएगा, काम हो रहा है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या सारा प्रोसेस होगा, ये थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? एक तो हमने वो मुहर्रम की तारीख भी प्रेडिक्ट की है ना, 1 सितंबर, तो इंशाल्लाह वो भी एक जो है वो भी उसमें आ गया है। देखिए, इसमें एक जो 2022 से पहले इंशाल्लाह जो हमने 2 बड़े और प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च जो है वो करने जा रहे हैं। एक हम पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान में जो हर गांव है और हर गली जो है वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपको मिल सकेगा, बहुत कम कीमत के ऊपर मिल सकेगा। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल दी है। हमने पूरी मिनिस्ट्री को रीवैम्प किया है। दिस विल बी द फर्स्ट मिनिस्ट्री जहां पर DMGs के बजाय जो प्रोफेशनल्स हैं वो टॉप पोजीशंस के ऊपर आएंगे, और एक बिल्कुल हमने उसकी नौयत और हैयत जो है वो उसको तब्दील किया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो स्पेस मिशन की आप बात कर रही हैं, उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, पूरी दुनिया में जो फाइटर पायलट्स हैं उनको मेनली फोकस किया जाता है या प्रेफर किया जाता है स्पेस मिशन के लिए, और एयरफोर्स जो है वो सिलेक्ट करती है लोगों को। सो हमारी भी जो एयरफोर्स है वो सिलेक्ट करेगी स्पेस मिशन के लिए जो भी पायलट वो करेंगे, और इंशाल्लाह 2022 में पहला मैन्ड मिशन पाकिस्तान का जो है। ठीक है, आखिरी सवाल फवाद मेरा आपसे। फवाद, दुनिया में जाहिर है जो कुदरती आफात होती हैं इनसे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर है जो इससे आपका नुकसानात होते हैं उनको कम किया जा सकता है।
आप साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं। अब जैसे आपको पता है सैलाब आया हुआ है, हर साल ये खतरात होते हैं, तो इन नुकसानात को कम करने के लिए हमने देखा है दुनिया में जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो लोग होते हैं काफ़ी अहम इसमें रोल प्ले करते हैं। तो आप लोग और महकमा मौसमियात मिलकर के ऐसी कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले जो साल है, मानसून की बारिशें हैं, हर साल जो हैं वो बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, लोग पानी सेव करते हैं, हमारा पानी ज़ाया हो जाता है, नुकसानात भी होते हैं, तो इसके लिए कोई प्लानिंग है कि इन चीज़ों को, नुकसानात को कम किया जा सके? देखिए, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। देखिए, बड़ा आसान तरीका है, हमारे पास स्पार्को है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हर साल हिमालय पे कितनी बर्फ़ पड़ी है। जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तो हमें पता होता है कि बर्फ किस तादाद में पिघल रही है। जब इंडिया के डैम्स में वो पहुंचता है तो एक तो इंडिया हमें इन्फॉर्म करे, लेकिन इंडिया ना भी इन्फॉर्म करे तो भी हमें पता होता है कि इंडिया के इस वक्त जो इलाके हैं उनमें पानी की क्या तादाद है। फिर हमें यह भी पता होता है कि हमारे डैमों तक वो पानी कब कितने अरसे में जमा हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी महकमों की आपस की कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनको जिस महकमे का जो काम है कि वो बताए, वो आगे बताता ही नहीं। अभी मैंने अरसा वालों ने पानी खोल दिया, जो खुद जेलम में हमारे 3 गांव डूब गए, क्योंकि हमारे डिप्टी कमिश्नर था, उससे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो जब तक इन इदारों की कोऑर्डिनेशन का हाल इतना बुरा है कि आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये लोग जो है वो क्या करें। सो एग्जैक्टली ये मैकेनिज्म जिस तरह से आपने बात की है, ये मैकेनिज्म डेवलप जो है अगर हो जाए तो इससे बड़ी आसानी भी हो जाएगी और बड़ी चीजें जो हैं वो हम बच भी पाएंगे और बचा भी पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तो बात करेंगे कि G7 समिट जहां पाकिस्तान नहीं है लेकिन वहां भी कश्मीर के मामले को डिस्कस किया जाएगा। कश्मीर कॉज के लिए ये कितना खुशाइंद है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कश्मीर के मामले को पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर काफ़ी हद तक जो है ना पाकिस्तान इस पर मुतहरिक रहा है। यही वजह है कि सदर ट्रंप इस पर 3 बार सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। आलमी दुनिया ने इसे भारत का अंदरूनी मामला मानने से अब इनकार कर दिया है। रशिया भी इसमें सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है। फ्रांस के सदर ने भी कहा था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर होना चाहिए। दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मोदी फ्रांस पहुंचा तो वहाँ मौजूद जो कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारों से मोदी का इस्तकबाल किया। ये पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का ही नतीजा है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बयान जारी किया है कि G7 समिट में सदर ट्रंप नरेंद्र मोदी से कश्मीर के मामले पर भी बात करेंगे। G7 समिट में कश्मीर के मामले को एजेंडे पर लाना अमेरिका का यकीनन अहम तरीन फैसला है। इस दौरान यकीनन आर्टिकल 370 पर भी बात होने जा रही है और पाकिस्तान से फ़ोन पर भी रब्ता किया जाएगा। जबकि यहाँ बात यह भी है कि अमेरिका भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और कश्मीरियों के एहतजाज के हक पर भी बात करने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत कश्मीर के मामले पर अपने देरीना दोस्त अमेरिका के दबाव में आएगा, उस प्रेशर को लेगा, और क्या अमेरिका वाकई कश्मीर के मामले पर सालिसी को लेकर संजीदा है या फिर पाकिस्तान को सिर्फ बहलाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब मकरू चेहरे से पर्दा उठने के डर से डरपोक मोदी ने अपने मुखालिफ जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी समेत 20 सियासी रहनुमाओं को श्रीनगर से ही वापस भेज दिया। सवाल यह है कि भारत कब तक इस मामले को दबाएगा। दुनिया इस कश्मीर के मामले पर अब बोल रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं। मोदी किस किस को चुप करवाएगा और किस किस को रोकेगा, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म है, हद से बढ़ेगा तो यकीनन मिट जाएगा। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। अली साहब बताइएगा, भारत का ये जो दावा जो भारत हमेशा से कर रहा है कि कश्मीर भारत का दाखिली मामला, और जिस तरीके से अमेरिका ने अब जो G7 इजलास है इस समिट में कश्मीर पर गुफ्तगू को जो अपनी तरजीहात में रखा है, ज़ाहिर से भारत का तो वो जो दावा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, दाखिली मामला, ये तो मुस्तरद हो गया। इस फोरम पर G7 इस समिट पर
इस इशू को डिस्कस करना और इतना प्रायोरिटाइज करना अमेरिका की जानिब से कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? जी देखिए, ये जो G7 की समिट है उसमें पहले मैं बताऊं कि G7 की समिट जो है 7 मुल्कों पे मुश्तमिल है जी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान जी। अच्छा, ये सारे जो ममालिक हैं ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में इनकी गिनती होती है और ये दे आर काउंटेड एज द टॉप 7 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब इनके यहाँ ये होता है कि जब समिट मीटिंग होती है तो उसमें जितने भी उस वक्त के उस ज़माने में उस पीरियड में जो सबसे अहम इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस पे बहस होती है, उस पे गुफ्तगू होती है। सही। तो इस मरतबा मसलन इस मरतबा ब्राज़ील के इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, वहाँ आग लग रही है अमेज़ॉन के जंगलों में, उसकी बात। दूसरे ईरान से जो न्यूक्लियर डील है उसकी बात होगी। उस किस्म के बैनुल अक़वामी मसाइल में अब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अब कश्मीर का भी ज़िक्र हो रहा है और कश्मीर का मामला यहाँ पे ज़ेर बहस आएगा, ज़ेर गुफ्तगू आएगा। और उसमें क्या, एक तो वहाँ की इंसानी हुकूक़ की पामाली इतने बड़े पैमाने पे जो हो रही है वो, और दूसरे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है उसकी जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन से, मतलब मेरा एक सवाल है अली सरवर साहब, वो ये कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ये सब कुछ फ़लस्तीन में भी हो रहा है। जो आप कह रहे हैं कि दुनिया के ये 7 बड़े ममालिक बैठते हैं और उस वक्त दुनिया के जो सबसे बड़े इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, क्या कभी यहाँ फ़लस्तीन के मामलात को डिस्कस किया गया? क्योंकि अब इससे ये तासुर उभर है कि शायद अमेरिका इसको इसलिए इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है कि उससे हमारी ज़रूरत है। आज एक मिनट, ये फ़लस्तीन का इशू फ़र्क है, वो इसलिए कि यहाँ न्यूक्लियर डायमेंशन नहीं है। आप समझ नहीं, आप उसको दोनों को अलग अलग देखें। फ़लस्तीन में वो मसला इंसानी हुकूक़ के पामाली का ज़रूर है, लेकिन वहाँ न्यूक्लियर डायमेंशन नहीं है ना। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा एक शिद्दत है, अहमियत है इस मसले की। और आप सही कह रही हैं कि अमेरिका इस चीज़ को चाहता है कि इसमें जल्द कोई ऐसा हल निकले। पहली बात है कि मुज़ाकरात हों और फिर आगे चल के देखा जाए कि इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो ये जो कश्मीर का मसला है वो इस वजह से अहमियत का हामिल है और ये बहुत से वजूहात के तहत इस वक्त ये टॉप इंटरनेशनल इश्यूज में काउंट हो रहा है। तो आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग आउटकम आ सकता है इस डिस्कशन के बाद, और स्पेशली जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी होने जा रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग आउटकम आ सकता है इस पर पॉजिटिव? स्ट्रॉन्ग आउटकम ऐसे फटाफट नहीं आता है। अब ये माफ़ कीजिएगा, मीडिया की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि फ़ौरन कोई नतीजा निकल आए। नो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। बैनुल अक़वामी सियासत ऐसे काम नहीं करती है। ये होगा क्या, इस वक्त इस मसले की आगाही इतनी ज़्यादा हो गई है, जो कि आप ख़ुद कह रही थी कि सदर ट्रंप इसके बारे में आगाह हैं। फ्रांस के सदर मैक्रॉन ने इसका जिक्र किया है। इवन एंगेला मर्केल जर्मनी की जो चांसलर हैं उन्होंने इसकी बात की है। तो ये सही है कि मोदी के लिए एम्बैरेसमेंट भी है और एक शर्मिंदगी है कि उसका जिक्र सारे दुनिया में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। और इसका आउटकम अभी फ़ौरन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा आउटकम इस वक्त हो सकता है। ना ही G7 ऐसा ग्रुप है जो कि कोई इस मामले में फ़ैसला देगा, लेकिन इससे आगाही बहुत बढ़ रही है। और जब हम इसको सिक्योरिटी काउंसिल में मज़ीद इसको परसू करेंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल इसको टेकअप कर सकती है।
दूसरी बात ये, जनरल असेंबली आ रही है अक़वाम मुत्तहिदा की, जनरल असेंबली में भी इस इशू का एक जिक्र आएगा, प्रचार होगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ खुद मौजूद होंगे और उनके बहुत से लीडर से मुलाकातें होंगी। तो ये देखिए, ये एक गेम चेंजर सा हो रहा है। कश्मीर 50 साल बल्कि 70 साल से एक जमूद में पड़ा हुआ था और ये मसला, इसके बारे में सिर्फ ये कह देते थे, मैं खुद बहुत से मुज़ाकरात में रहा हूँ, ये सिर्फ कह दिया जाता था कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मसला है जो वो खुद ही हल करें, ये कह के लोग छोड़ देते थे। लेकिन अब ये नहीं है, अब दबाव डाल रहे हैं। अव्वल यही बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या दुनिया इस हद तक दबाव डाल सकेगी कि अपने किए हुए जो इक़दामात हैं उनको वापस ले सके, इसका कोई हल निकल सके, और क्या भारत दबाव कबूल कर लेगा? जाहिर है वो चीज़ें तो एक तरफ हैं जो इनके कारोबारी तिजारती ताल्लुकात हैं जो ममालिक के दरमियान में होते हैं, वो तो एक तरफ, लेकिन क्या वो दबाव कबूल करेगा? नहीं, देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में बैनुल अक़वामी सियासत जो होती है उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं होता है। दुनिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले तक उसकी कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती है। लेकिन ये कि ये इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होगा और पाकिस्तान को ये सूट करता है। पाकिस्तान चूंकि भारत से बराह रास्त बहुत कोशिश कर चुका है, अब वजीर आजम ने कहा है कि अब कोई फायदा नहीं है हम इनसे मजीद और कहें। बिल्कुल सही। लेकिन अब बैनुल अक़वामी दबाव अब जो होगा और हो रहा है, उससे भारत को लामुहाला इस चीज पे गौर करना होगा और कुछ करना पड़ेगा, बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ेगी और कश्मीर में भी कुछ रिलीफ देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि सारे लोगों पे इतने ठीक है 3 हफ्तों से तकरीबन ये 20वां रोज है जी आज कर्फ्यू का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ हैं, साबिक एम्बेसडर। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, G7 समिट में मसला कश्मीर का डिस्कस होना कितनी अहम डेवलपमेंट है आपके नजदीक? शादिया, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने कदम उठाया है उससे ये हुआ है कि ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया और अब G7 के समिट में डिस्कस होने का वाज़े मतलब ये है कि दुनिया ने इसका नोटिस लिया है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान नहीं, अब ये बैनुल अक़वामी सोसाइटी के सामने बैनुल अक़वामी लेवल पे ये केस हाईलाइट हो चुका है और दुनिया इसका नोटिस ले रही है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस पर डिप्लोमेटिक प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर और खुद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में हो रही है उसको हर सूरत में रोकने के लिए अमली इक़दाम उठाएं। सही। जल साहब, जो वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की कि बहुत बार मुज़ाकरात की बात कर ली, भारत से अब कोई फ़ायदा नहीं है, 2 एटमी जो ताकतें हैं वो आमने सामने हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात बढ़ते हैं, ये मसला और गंभीर होता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको भी पता है कि हम एक तरफ अमेरिका को हेल्प कर रहे हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलना है, तो अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो अब क्या हम इस काबिल होंगे कि अमेरिका की उस महाज पर भी मदद कर सकें? शादिया, उस वक्त हमारी प्रायोरिटी अपने वतन का दिफा होगी। अमेरिका की मदद करना हम पे ऊपर फर्ज लागू नहीं है। हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। अफगानिस्तान के अमन के हम हामी भी हैं और हम समझते हैं कि अफगान अवाम और हम खुद दोनों बेनिफिशरी हैं अफगान अमन के। हम चाहते हैं अमेरिका वहां से रिस्पेक्टेबली वहां से चला जाए और अफगान जो कौम है उसको एक रिलीफ मिले। लेकिन अगर हिंदुस्तान बर्बरियत करता है और वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है जो अल्टीमेटली वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए एक बहाना
तलाश करने के बाद करने की सलाहियत रखता है, तो फिर हमारी प्रायोरिटी वतन का दिफा होगी, अमेरिकन की खुशनुदी उस वक्त नहीं रहेगी। तो यही चीज अमेरिका को रियलाइज करनी चाहिए कि जब भी हम उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अमेरिका हमें स्टैप करता है। एक वक्त जनरल जियाउल हक के दौर में जब हम अमेरिका के साथ मिलकर यूएसएसआर के इनखला के लिए जंग लड़ रहे थे, तो हिंदुस्तान ने जाके सियाचिन को ऑक्यूपाई कर लिया था। आज जब हम उनके साथ मिलके बैठे हैं तो उन्होंने कश्मीर को 2 लाख कर दिया है और अपने यूनियन में जम कर लिया है, और उसके इंटरनेशनल स्टेटस को चैलेंज करके लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह की दोरंगी हम दुनिया को उनके सामने रख रहे हैं कि आप अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, वरना पाकिस्तान अपने मफाद को तरजीह देगा जिस तरह बाकी ममालिक देते हैं। सही। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि जनरल साहब अब भारत खुद से एक्सपोज हो रहा है? आखिर क्यों इतना बुखला गया है कि अपने ही लोगों को श्रीनगर नहीं जाने दिया जा रहा? राहुल गांधी को और कांग्रेस के लोग थे, वहां जाना चाह रहे थे, भारत उनको जाने की वहां पर इजाजत नहीं दे रहा। इससे क्या ये बात साबित नहीं हो जाती कि भारत जो इकदाम वहां पर कर रहा है, जो जुल्म, जारियत, बर्बरियत वो ढा रहा है कश्मीरियों पर, वो नहीं दुनिया को बताना चाहता, नहीं वो चाहता कि वो एक्सपोज हो जाए? देखिए शाजिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऐलान जंग कर दिया है आजाद जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनके निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ। वो जब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है तो वो नहीं चाहते कि इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हो या खुद उनका मीडिया हो जो वहां के हालात को दिखाए। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, कम्युनिकेशन मुनक़ता कर दिए, और आज राहुल गांधी और उनकी कैबिनेट जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको भी वहां नहीं जाने दिया। और राहुल गांधी यही बात कह रहे थे कि इफ ऑल इज वेल तो आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? खुद आप जम्मू के लोगों के कपड़े बदल के उनको दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सही। अगर सब कुछ ठीक है तो 20 दिनों से कर्फ्यू क्यों नाफिज है? तो हम भी चाहते हैं कि दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो, लेकिन इसमें हमें अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 2-3 काम फौरी तौर पे करने चाहिए। एक, उनको बरतानिया की गवर्नमेंट को खुद जाके प्राइम मिनिस्टर को एंगेज करना चाहिए। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर बुलाई जाए और उनके सामने ये मामलात रखे जाएं ताकि वो एक 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करें कि जो मुसलमानों के साथ मजालिम हो रहे हैं उस पर उन्हें फ्रांस के सदर से भी मिलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और खुद उनको आगाह करें कि ये कितना सीरियस इशू है और हालात किस तरफ टर्न ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये स्टेटस को बरकरार रहा और हिंदुस्तान ने इस मूवमेंट को सुप्रेस कर लिया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर वो चीन की इनसिक्योरिटीज में इजाफा करेंगे, अक्साई चीन और तिब्बत में मुदाखलत शुरू कर देगा और खुद पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत शुरू करेगा जो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी। तो हम न तो उन्हें अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, न खामोश तमाशाई बन के सिर्फ सफारतकारी तक मामलात रख सकते हैं। जल साहब, अहम बात यह है कि G7 समिट में 370 पर भी बात होने जा रही है, जो इकदाम भारत ने मकबूजा कश्मीर में किए हैं। आपको लगता है कि एटलीस्ट ये फौरी आउटकम पॉजिटिव आ सकता है कि ये ममालिक जो है मिलकर भारत को ये काम करवाने में, बावर करवाने में या उस पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएं कि अपने जो किए हुए इकदाम है एटलीस्ट उनको वापस लिया जा सके, जो उनकी खुसूसी एक आईनी हैसियत थी कश्मीरों की वो वापस आ जाए? बिल्कुल 370 और 35A ये करने से उन्होंने उसका जो खदोखाल है डिस्प्यूटेड एरिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चेंज कर दिया है और इसी बात की कस्टोडियन है यूनाइटेड नेशन। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जितनी मुश्किल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फंस चुकी है वो एक एस्केप रूट ढूंढेंगे और वो चाहेंगे कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कहे और हम इन 2 कवानीन को वापस ले लें या खुद इंडिया की सुप्रीम कोर्ट कह दे ताकि फेस सेविंग हो जाए और हम इस मुसीबत से निकल जाएं। लेकिन जो जुल्म वहां पे हो रहा है उससे निकलना उनके बस की बात नहीं है। अब वो कश्मीर को सुप्रेस नहीं कर सकते। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को शामिल होकर इस मसले को फाइनल हल की तरफ ले जाना है, वरना ये कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।